हाय, अमन रॉक। हर कंट्री की एक ऐसी सीक्रेट एजेंसी होती है, जैसे कि अमेरिका में CIA, इंडिया में रॉ, पाकिस्तान में ISI, इसराइल की मोसाद। और इनमें काम कर रहे एजेंट्स का ये काम होता है कि वो दूसरी कंट्री में जाकर उस कंट्री की सारी इंफॉर्मेशन, सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपनी कंट्री में वापस भेजते हैं। एंड इन एजेंट्स के पास दो तरीके के मिशन होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म मिशन और एक होता है शॉर्ट टर्म मिशन। लॉन्ग टर्म मिशन में ये एजेंट वहीं की नागरिकता ले लेते हैं और उन्हीं लोगों के बीच में घुल मिलकर उसी कंट्री की इंफॉर्मेशन अपने देश में वापस भेजते हैं। वहीं दूसरी ओर शॉर्ट टर्म मिशन में वो एजेंट्स कुछ महीनों के लिए दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ की सीक्रेट इंफॉर्मेशंस अपने देश में वापस पहुंचाते हैं। पर सबसे खराब बात यह है कि अगर कभी भी ये एजेंट्स जासूसी करते हुए वहां पर पकड़े जाते हैं या फिर दूसरी कंट्री की पुलिस या फिर आर्मी के द्वारा पकड़े जाते हैं, तो इन एजेंट्स को खुद की ही कंट्री पहचानने से मना कर देती है। एंड ऐसे ही आज का केस है एक ऐसे रॉ एजेंट के बारे में जिनका नाम है रविंद्र कौशिक, जिन्हें ब्लैक टाइगर का टाइटल भी दिया गया था उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। रविंद्र वॉज अ वेरी हैंडसम पर्सन एंड उन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक था। वो कॉलेज में बीकॉम करते हुए छोटे मोटे एक्ट्स, जैसे कभी कॉलेज की किसी इवेंट में एक्ट कर लिया या फिर किसी थिएटर में जाके एक्टिंग कर ली, तो उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक एंड वो फ्रीक्वेंटली एक्टिंग करते रहते थे कहीं ना कहीं पे। और स्टेज पे जाने का या बॉर्डर पे या कुछ ऐसे सिपाही बनना या लकड़ी से लेके बंदूक चलाना, वो तो उसका काम था। उसको बचपन से ही ऐसा कुछ शौक था। ऐसे एक्टिंग करते करते वो स्टेज पे जाने लग गया। बचपन से ही उसको शौक था तो स्टेज पे होने लगे, उसका प्रोग्राम होने लगे। तो मोने एक्टिंग में बहुत होशियार था वो। पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ लोग उन्हें हर जगह, जैसे चाय की टपरी, उनके घर आने जाने के रास्ते पर और उन्हें एक्टिंग करते हुए उन पर नजर रखते थे। रविंद्र कौशिक के फादर इंडियन आर्मी में थे। रविंद्र के मन में भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह थी। वो अपने देश से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि अगर उन्हें कोई भी मौका मिलता अपने देश की सेवा करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। ऐसे ही एक दिन एक्टिंग करते हुए कुछ लोग रविंद्र कौशिक के पास आते हैं। वो लोग और कोई नहीं बल्कि रॉ के एजेंट ही होते हैं, जो काफी लंबे टाइम से रविंद्र पर नजर बनाए हुए थे। वो लोग रविंद्र कौशिक से मिलते हैं और फिर रविंद्र कौशिक को बोलते हैं कि अगर तुम अपने देश से इतना ही प्यार करते हो, तुम हमें दिल्ली आकर मिलो। एंड सिंस रविंद्र कौशिक के लिए एक बहुत अच्छा मौका था अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का, तो वो बिना सोचे समझे दिल्ली पहुंच जाते हैं। उन्हें पहली बार रॉ के बारे में पता चलता है। इससे पहले रविंद्र कौशिक ने रॉ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था। वो पहली बार सुन रहे थे किसी एक ऐसी सीक्रेट एजेंसी के बारे में जो एक कंट्री रन करती है। वहाँ के रॉ एजेंट्स ने पहले रविंद्र को रॉ के बारे में बताया, समझाया कि रॉ कैसे ऑपरेट करती है, जिससे रविंद्र कौशिक काफी ज्यादा मोटिवेट हुए और उन्हें अच्छी तरीके से समझ आ गया कि रॉ क्या करती है, कैसे करती है एंड इसके ऑपरेशन कैसे अंजाम दिए जाते हैं। और तो उन्हें ये भी पता लग गया था कि रॉ में जो लोग काम करते हैं उनकी जिंदगी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, कि अगर वो कभी भी जासूसी करते हुए पकड़े गए तो उन्हें अपना ही देश पहचानने से मना कर देता है। अपना ही देश उन्हें बोल देता है कि ये हमारा नागरिक नहीं है। इवन आफ्टर टेलिंग कि अगर तुम किसी मिशन के दौरान जासूसी करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा कि जब तक तुम सब कुछ उगल ना दो। पर अपनी परवाह ना करते हुए काफी ज्यादा अपने देश से प्यार करते थे और उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए उन्होंने रॉ के साथ काम करने के लिए हामी भर दी। पर रॉ एजेंट बनना इतना भी आसान नहीं होता। रॉ एजेंट बनने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो अलग बात है कि रविंद्र कौशिक काफी ज्यादा शार्प थे और काफी ज्यादा क्विक लर्नर थे, जिसकी वजह से रविंद्र कौशिक को ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई एज कम्पेयर टू अदर एजेंट्स जो रॉ की ट्रेनिंग करते थे। क्योंकि रविंद्र कौशिक काफी ज्यादा स्मार्ट थे और काफी ज्यादा क्विक लर्नर थे, तो उन्हें रॉ एजेंट बनने में जो ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई। उनकी पंजाबी काफी ज्यादा अच्छी थी। पापा से उर्दू मैंने पहले ही सीखी थी, इसलिए अरबी पढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं लगा। उन्होंने इस्लाम फॉलो करना शुरू कर दिया जस्ट टू बी अ रॉ एजेंट। हर एक चीज के बारे में रिसर्च करी थी रविंद्र कौशिक ने, और उन्हें रॉ एजेंट्स ने काफी सारी चीजें सिखाई थी ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो अपना मिशन परफॉर्म करने में। रॉ ने रविंद्र कौशिक को एक राशन कार्ड भी दिया, जो कि रॉ को बनवाना, फेक राशन कार्ड बनवाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था रॉ के लिए। और तो और उन्होंने रविंद्र कौशिक को एक नया नाम दिया एंड उनका नया नाम था नबी अहमद शकीर। एंड इन सब के बाद रविंद्र कौशिक, जो अब नबी अहमद शकीर बन चुके थे, उन्हें 1975 में लॉन्ग टर्म मिशन के लिए पाकिस्तान भेजा गया, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। वहीं दूसरी ओर शॉर्ट टर्म मिशन में वो एजेंट्स कुछ महीनों के लिए दूसरी कंट्री में जाकर वहां की सीक्रेट इंफॉर्मेशन अपने देश में वापस पहुंचाते हैं।
तो रविंद्र कौशिक को अब पाकिस्तान में एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रहना था और उन्हें लोगों के बीच में घुल मिल जाना था और वहाँ की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपने देश भारत में वापस पहुंचानी थी। रविंद्र कौशिक वहाँ की कराची यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन ले लेते हैं एंड उनके यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रविंद्र कौशिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस भी थे अपने खबरियों के साथ। तो खबरी जब उन्हें इन्फॉर्मेशन ला के देते थे तो रविंद्र कौशिक ये सारी इन्फॉर्मेशन रॉ को वापस भेज देते थे। पर एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में पाकिस्तानी आर्मी की भर्ती के बारे में एक खबर पढ़ी एंड रविंद्र कौशिक जो अब नबी अहमद बन चुके थे, उन्हें इससे बढ़िया कोई भी और मौका नहीं दिखा। ऑब्वियसली सबसे पहले उन्होंने रॉ से अप्रूवल लिया कि उन्हें ये पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, और रॉ से अप्रूवल मिलने के बाद नबी अहमद पहुंच चुके थे। नबी अहमद जो कि रविंद्र कौशिक ही थे, वो पहुंच चुके थे पाकिस्तानी आर्मी के ट्रायल से, जहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनका फिजिकल और रिटर्न दोनों ही क्लियर हो जाता है एंड वो सक्सेसफुली पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और किसी को भी भनक भी नहीं होती कि वो एक रॉ एजेंट है। एंड कुछ ही सालों में नबी अहमद मेजर रैंक तक पहुंच जाते हैं एंड काफ़ी सारी सीक्रेट अबाउट पाकिस्तानी आर्मी नबी अहमद इंडिया भेज रहे थे। उन्होंने एटॉमिक पावर प्लांट एंड मिसाइल प्रोजेक्ट की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया तक भेजी। नबी अहमद की ऐसी इन्फॉर्मेशन की वजह से काफ़ी हज़ारों लोगों ने अपनी जान बचाई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन नबी अहमद को वहाँ की एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बेटी अमानत से प्यार हो गया एंड कुछ ही महीनों में उन दोनों ने निकाह भी कर लिया। निकाह के बाद कोई चांस ही नहीं था कि कोई भी नबी अहमद पर ये शक करे कि वो एक पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि वो एक रॉ एजेंट है जो कि एक लॉन्ग टर्म मिशन पे पाकिस्तान में आ रखा है। इसी दौरान नबी अहमद ने इतनी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इंडिया में पहुंचाई जिसकी वजह से काफी मासूम इंडियंस की जान बच चुकी है। इसी दौरान नबी अहमद एक लेटर लिखते हैं रॉ एजेंट के लिए कि उन्हें अपने छोटे भाई की शादी अटेंड करनी है और वो काफी टाइम से अपने फैमिली मेंबर से मिले भी नहीं थे, इसलिए रॉ एजेंट भी ये बात समझ गए कि काफी टाइम से नबी अहमद अपने फैमिली मेंबर से नहीं मिले हैं और उसके छोटे भाई की शादी होने वाली है, इसलिए उनका जाना जरूरी था। इसी वजह से रॉ ने ये जो डिसीजन था, अप्रूवल जो था, वो नबी अहमद को दे दिया था कि हाँ तुम जा सकते हो पाकिस्तान छोड़कर वापस इंडिया अपनी फैमिली से मिलने। रॉ से मंजूरी मिलने के बाद नबी अहमद पाकिस्तान से सऊदी अरब, फिर सऊदी अरब से दुबई और दुबई के बाद इंडिया लैंड करते हैं। इंडिया पहुंचने के बाद वो अपनी छोटे भाई के जो फंक्शन होता है उसको अटेंड करते हैं। शादी अटेंड करने के बाद रविंद्र के फादर रविंद्र से ये सवाल पूछते हैं कि बेटा अब तुम्हारे छोटे भाई की भी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। जिसके रिप्लाई में रविंद्र कौशिक कहते हैं अपने फादर को कि उनकी शादी पहले ही हो चुकी है, उन्होंने दुबई में एक मिडिल क्लास लड़की की बेटी से शादी कर ली है एंड उनका एक बच्चा भी होने वाला है। ये बात जानकर कि रविंद्र की शादी हो चुकी है, उनके फादर को बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्हें काफी बुरा लगा कि रविंद्र ने उनको इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले बिल्कुल भी नहीं पूछा, ना उनको बताया, ना किसी भी फैमिली मेंबर को बताया। पापा को बहुत बुरा लगा उसकी बात सुन के, और उसने साथ के साथ ये बताया कि उसके शायद कोई बेबी भी आने वाला है, ये भी उसने बताया। तो इसको सुन के तो और भी हैरान हो गए, भी इतनी आगे वो बढ़ चुका, हमें कुछ भी मालूम नहीं उसके बारे में। हम तो सिर्फ खुश हो जाते थे कि वो घर आ गया। एंड ऐसे ही अपने छोटे भाई की शादी खत्म होने के बाद जब रविंद्र कौशिक अपने पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि उनका टाइम हो चुका है जाने का, अब वो वापस अपनी नौकरी में जा रहे हैं दुबई, तो उनकी जो सिस्टर होती है उनको काफी ज्यादा अजीब सा फील होता है। जिस टाइम वो घर से बाहर जा रहा था तो रास्ते दो थे जाने वाले, तो पता नहीं मैंने बाहर निकल के पापा को ये कहा, पापा आप इसको इस रास्ते से मत लेके जाओ। तो पापा ने कहा तू बड़े बहम करती है। मैंने कहा नहीं नहीं, आप इसको इस रास्ते से मत भेजो, आप इसको इस रास्ते से भेजो। पापा जो गाड़ी मंगवाई हुई थी उसका मुंह उस साइड में ही था, उत्तर दिशा की ओर, और वो उस गाड़ी में बैठ के गया। उसके बाद हमने उसको नहीं देखा लास्ट टाइम 81 में। और उनकी फैमिली में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी रविंद्र कौशिक से आखिरी मुलाकात है। जिसके बाद रविंद्र कौशिक इंडिया से दुबई, दुबई से सऊदी अरेबिया और सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान पहुंचते हैं, बिना किसी को ये पता चले कि वो इंडिया जा रहे थे। इसके 2 साल तक, दैट इज 1983 तक सब कुछ सही चल रहा था। रविंद्र कौशिक काफी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वापस इंडिया पहुंचा रहे थे, जिसकी वजह से काफी मासूमों की जान भी बच रही थी। पर एक दिन अप्रैल में एक दूसरे रॉ एजेंट जिनका नाम था इनायत मसीह, वो अपने शॉर्ट टर्म मिशन के साथ साथ इनायत मसीह जो कि एक रॉ एजेंट थे, उन्हें नबी अहमद को एक लेटर देना था जो कि रॉ की तरफ से था। पर जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया तो कुछ ही दूर पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर करा कि उन्होंने अपना मुंह खोल दिया और
सब कुछ बता दिया कि वो एक रॉ एजेंट है, वो अपने एक शॉर्ट टर्म मिशन में आ रखे हैं। और तो और उन्हें एक लेटर नबी अहमद, जो कि उधर पाकिस्तान के मिलिट्री में मेजर रैंक में है और वो एक रॉ एजेंट है, उनको देना है। पहले तो ये बात सुन के पाकिस्तानी आर्मी का दिमाग ही खराब हो गया कि एक ऐसा रॉ का एजेंट जो कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करा हुआ है, और सिर्फ आर्मी ही ज्वाइन नहीं करी उसने, बल्कि वो आर्मी में एक मेजर रैंक में है। और पाकिस्तानी आर्मी ने भी काफी ज्यादा चालाकी चली और इनायत मसीह जो कि एक रॉ एजेंट थे, उन्हें ये बोला कि तुम्हें ये लेटर नबी अहमद को उसी टाइम पे और उसी लोकेशन पे दे के आना है जिस पे तुम्हारी बात हुई थी देने की। नबी अहमद को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इनायत मसीह जो उनको एक लेटर देने आने वाले हैं वो पकड़े गए हैं। और इनायत मसीह नबी अहमद को एक लेटर पकड़ाते हैं, और जैसे ही नबी अहमद वो लेटर पकड़ते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी जो कि उसी पार्क में छुपी हुई थी अलग अलग जगह पे, उनको ये कंफर्म हो जाता है कि यही बंदा जिसने लेटर पकड़ा है यही नबी अहमद है और यही एक रॉ एजेंट है। और टाइम जाया ना करते हुए पूरी की पूरी पाकिस्तानी आर्मी नबी अहमद को पकड़ने के लिए आ जाती है। अब नबी अहमद की सारी असलियत सामने आ चुकी होती है और पाकिस्तानी आर्मी को भी ये पता लग जाता है कि अब नबी अहमद जो इनका दूसरा नाम है, इनका असली नाम जो है वो है रविंद्र कौशिक, और ये एक रॉ एजेंट है। पर रविंद्र कौशिक थोड़े अलग ही थे। उन्होंने इतना ज़्यादा टॉर्चर सहने के बाद भी बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोला और कोई भी सीक्रेट नहीं बताया अबाउट इंडिया। रविंद्र कौशिक के टॉर्चर में उन्हें बर्फ की सिल्लियों पर भी लिटा दिया गया था काफ़ी घंटों तक। उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया था, उन्हें बिल्कुल भी सोने नहीं दिया गया था और उन्हें इतना मारा गया था बस इस उम्मीद में कि वो अपना मुंह खोल दे। पर रविंद्र कौशिक ने बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला और उन्होंने एक भी राज अबाउट रॉ या फिर इंडिया के बारे में नहीं बताया। और है वो एक रॉ एजेंट है और रॉ एजेंट के साथ साथ वो हिंदू भी है और वो इंडिया से है। रविंद्र कौशिक को पहले सियालकोट की जेल में रखा गया था और ऐसे ही उनको अलग अलग जेल में रखा गया था। इतना टॉर्चर होने के बाद भी रविंद्र कौशिक ने बिल्कुल भी कुछ भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी आर्मी को नहीं दी और फिर अदालत ने रविंद्र कौशिक को फांसी की सजा सुना दी। पर कहीं ना कहीं रविंद्र कौशिक को रॉ पर पूरा भरोसा था कि कुछ ना कुछ करके रॉ उन्हें पाकिस्तानी जेल से बाहर ले जाएगी और उन्हें फांसी नहीं होगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लग ही नहीं रहा था कि रॉ उनकी बिल्कुल भी मदद कर रही है। किसी तरीके से रविंद्र कौशिक की जो फांसी की सजा थी उन्हें उसे कन्वर्ट करके उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। पर रविंद्र कौशिक को पाकिस्तानी जेल से बाहर आना था, इसलिए वो रॉ एजेंट्स को काफी ज्यादा खत लिख रहे थे और उस खत का कोई भी रिप्लाई रविंद्र कौशिक को वापस नहीं मिल रहा था, जिससे तंग आकर रविंद्र कौशिक अपने फादर को एक खत लिखते हैं जिसमें वो ये अपील करते हैं कि वो दिल्ली में जाकर रॉ से बात करे और पब्लिक और मीडिया से जाके बात करे कि वो उनका एक रॉ एजेंट पाकिस्तान में जाके फंस चुका है और उन्हें सियालकोट की जेल से बाहर निकाला जाए। पर जैसे ही रविंद्र के फादर ने ये लेटर पढ़ा कि उनका बेटा सियालकोट की जेल में बंद है, उनको इतना बड़ा सदमा लगा कि उसी दिन उनके फादर की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद जब उनके घर वालों ने बाहर पड़े एक कागज के टुकड़े को उठाकर देखा तो देखा कि वो एक लेटर था जो कि रविंद्र ने अपने फादर के लिए लिखा था। पहली बार उनके फादर के अलावा उनकी फैमिली मेंबर को ये पता लगा जो रविंद्र कौशिक है वो सियालकोट की जेल में बंद है और उसे फांसी की सजा हो चुकी थी जो कि उम्र कैद की सजा में कन्वर्ट हो गई थी। ये सुनकर उसके फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा घबरा गए और दिल्ली के कई चक्कर मारने लग गए, बस इसी उम्मीद में कि रविंद्र कौशिक को सियालकोट की जेल से बाहर निकाला जाए और वापस इंडिया लाया जाए। पर रॉ ने उनके फैमिली मेंबर्स की बिल्कुल भी बात नहीं सुनी और रॉ ने रविंद्र कौशिक को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया कि रविंद्र कौशिक हमारा कोई एजेंट नहीं है। वहीं दूसरी ओर रविंद्र कौशिक जो सियालकोट में बंद थे उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर अभी भी किया जा रहा था, बस इस उम्मीद में कि वो अपना मुंह खोल दें, वो टूट जाएं और अपना मुंह खोल दें ताकि सारे इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की जो इंडियन आर्मी और इंडियन रॉ एजेंट को दी थी वो पता लग सके कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रविंद्र कौशिक ने पहुंचाई है। पर रविंद्र कौशिक ने बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं। और इसी दौरान जब उनको खाना ठीक से नहीं दिया गया था और बिल्कुल भी सोने नहीं दिया जाता था, रविंद्र कौशिक की तबीयत अचानक से खराब होनी शुरू हुई और पता ये लगा कि रविंद्र कौशिक को टीबी की बीमारी हो चुकी है। टीबी की बीमारी की जो दवा थी वो पाकिस्तान में नहीं मिलती थी, इसलिए रविंद्र कौशिक ने अपनी फैमिली को एक और लेटर लिखा जिसमें वो टीबी की दवा जो कि पाकिस्तान में नहीं मिलती है उसकी मांग करी। उन्होंने बोला कि मुझे टीबी है, सांस लेने में परेशानी होती है, तो किसी तरीके से जो ये दवाई है सियालकोट के जेल में पहुंचा दीजिए, मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही 16 साल तक जब रॉ ने बिल्कुल भी रविंद्र कौशिक की मदद नहीं करी, सियालकोट की जेल में वो ऐसे ही पड़े रहे। उनको टीबी की बीमारी थी, उनका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था, खाना ठीक से नहीं मिलता था और काफी ज्यादा लोग टॉर्चर करते थे उनको, जिसकी वजह से 2001 में मुल्तान की जेल में
उनकी मौत हो गई। 16 साल तक पूरा परिवार दिल्ली के चक्कर काटता रहा, पर रॉ एजेंट्स ने एक भी बात नहीं सुनी। 16 साल तक रविंद्र कौशिक के फैमिली मेंबर्स दिल्ली के चक्कर काटते रहे, पर एक भी बात रॉ एजेंट ने बिल्कुल नहीं सुनी उनके फैमिली मेंबर की। और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी रॉ एजेंट सपोर्टिव नहीं है रविंद्र कौशिक को बाहर निकालने के लिए। और ऐसे ही हमने एक देश के ऐसे जासूस जिसने अपनी पूरी जिंदगी जासूसी में बिता दी और कई हजार मासूम लोगों की जान बचाई, उस एजेंट को हमने खो दिया। और बुरी बात तो यह है कि ऐसे एजेंट, पेट्रियोटिक एजेंट को अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। उनको मुल्तान की जेल के ही पीछे दफना दिया गया था, वहीं के कब्रिस्तान के में ही दफना दिया गया था, क्योंकि वो उस टाइम पाकिस्तान में धर्म से मुस्लिम थे, इसलिए उनको दफना दिया गया था। रॉ एजेंट या फिर कोई भी एजेंट का जो काम होता है काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और अगर कोई भी जासूस पकड़ा जाता है तो फिर कोई भी कंट्री उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। कभी कभार किसी केस में जो एजेंट होते हैं उनकी बदली करी जाती है, जैसे कि अगर पाकिस्तान का एजेंट इंडिया के पास है और इंडिया के एजेंट पाकिस्तान के पास है, तो इंडिया वाले पाकिस्तान का एजेंट पाकिस्तान में भेज देते हैं और पाकिस्तान वाले इंडिया का एजेंट इंडिया में भेज देते हैं। पर ये हर बार पॉसिबल नहीं होता, और मैं किसी सीक्रेट एजेंसी को बुरा नहीं कह रहा, क्या करें, उनका काम ही ऐसा है। बट कितनी अजीब बात है कि एक ऐसे देशभक्त ने अपनी जान, अपनी पूरी जिंदगी जो उन्होंने अपने देश के लिए बिताई, उनको अपने देश की मिट्टी ही नसीब नहीं हुई। सो दैट्स इट गाइस, एंड आई होप आपको ये वाली जो रविंद्र कौशिक की थी जो स्टोरी थी पूरी, वो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।